जय भीम दोस्तों। दलित, शोषित, पीड़ित और कमजोर वर्गों की आवाज, बहुजनों के नेतृत्व का नया चेहरा, नगीना से सांसद, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जिसके कारण उनकी छवि लगातार धूमिल होती जा रही है। इस मौके पर चंद्रशेखर की चुप्पी और खामोशी से चंद्रशेखर के प्रति लोगों का विश्वास टूट सकता है। उनका यह वक्त भविष्य के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला? किस प्रकार चंद्रशेखर आजाद अपने ही किए कुकृत्यों के कारण बुरी तरह फंस चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, पूरे मामले पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद के भौतिक चरित्र पर एक नजर डाल लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लोग रावण के नाम से भी पुकारते हैं, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दलित समाज के दर्द को न केवल अपनी आवाज बनाया, बल्कि उस आवाज को एक ऐसी ताकत में बदला जो सड़कों से लेकर संसद तक गूंज उठी। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की है जिन्हें सदियों से हाशिए पर धकेला गया। यह एक ऐसा सफर है जो मिट्टी की कच्ची गलियों से शुरू हुआ और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की जिद लिए आगे बढ़ा। उनकी जिंदगी का हर पल एक नई लड़ाई, हर कदम एक नई उम्मीद और हर सांस एक नया सपना है। लेकिन उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है उनके संगठन का गठन, जिसने न सिर्फ दलित समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नया आयाम दिया। यह कहानी उनके बचपन की सादगी, युवावस्था की जिद और संगठन की नींव रखने की उस भावनात्मक यात्रा की है जो एक क्रांति का प्रतीक बनी। यह कहानी भावनाओं का एक सागर है जिसमें हर लहर एक नई कहानी कहती है, हर बूंद एक नया दर्द बयां करती है और हर तूफान एक नई क्रांति का आगाज करता है। चंद्रशेखर का जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां दलित होना सिर्फ एक जाति का नाम नहीं था, बल्कि हर दिन का अपमान, हर पल का तिरस्कार और हर सांस का बोझ था। उनके घर की मिट्टी की दीवारें बारिश में धंस जाती थीं, लेकिन उनके मन की नींव इतनी पक्की थी कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि उनके परिवार को कैसे छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाया जाता। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता, पानी पीने के लिए एक पुराना टूटा फूटा घड़ा रखा जाता और गांव के मंदिर के दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद रहते। उनके नन्हे मन में ये सारी बातें गहरे घाव की तरह चुभती थीं। वो रात को अपनी माँ के पास बैठकर पूछते, हमारा गुनाह क्या है, हम क्यों अलग हैं? माँ के पास जवाब तो नहीं होता, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं की चमक चंद्रशेखर के मन में एक सवाल छोड़ जाती। क्यों? यह सवाल उनके दिल में एक ऐसी आग बना जो बुझने की बजाय और भड़कती गई। यही आग उनकी जिंदगी का पहला बीज बनी, जो बाद में उनके संगठन के रूप में एक विशाल पेड़ बनकर उगा। उनके पिता, जिनकी हथेलियों में मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना, वो दिन रात खेतों में पसीना बहाते ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उस दुनिया का हिस्सा बन सकें जो उन्हें हमेशा दूर रखती थी। मां की गोद में चंद्रशेखर को वो कहानियां सुनने को मिली जो बाबा साहेब अंबेडकर की थीं, एक ऐसे शख्स की जिसने दलितों को गुलामी की जंजीरों से आजाद होने का रास्ता दिखाया। मां की हर कहानी उनके मन में एक नया जोश भरती थी। वो रात को तारों के नीचे बैठकर सोचते कि एक दिन वो भी अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसे दुनिया याद रखेगी। स्कूल में जब वो पढ़ने बैठते तो उनकी आंखें सिर्फ किताबों के अक्षरों पर नहीं, बल्कि उन सपनों पर टिकी होती जो उनके समुदाय को आजादी दे सकते थे। उन्होंने देखा कि उनके जैसे बच्चे किताबों से ज्यादा जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से जूझ रहे थे। कोई भूख की वजह से स्कूल नहीं आ पाता, तो कोई सामाजिक तिरस्कार की वजह से। इन सब के बीच चंद्रशेखर के मन में एक जुनून पनपा कि वो अपने समाज को इस दर्द से बाहर निकालेंगे। युवावस्था में कदम रखते ही चंद्रशेखर ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह हथियार है जो उन्हें और उनके समुदाय को सशक्त बना सकता है।
लेकिन शिक्षा का रास्ता उनके लिए कांटों भरा था। आर्थिक तंगी ने उनके सपनों को बार बार तोड़ने की कोशिश की। स्कूल की फीस, किताबों का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें, हर चीज एक चुनौती थी। उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। कई बार तो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उनकी आंखों में सपनों की चमक कभी कम नहीं हुई। वो दिन में मजदूरी करते, खेतों में काम करते और रात में दिए की रोशनी में पढ़ते। उनके इस जुनून को देखकर उनके दोस्त और परिवार वाले भी हैरान रह जाते। लेकिन शिक्षा के साथ साथ उन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। कॉलेज में उनके साथ ऐसा व्यवहार होता जैसे वो किसी और दुनिया से आए हों। शिक्षक उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज करते और सहपाठी उनकी उपस्थिति से असहज हो जाते। फिर भी उनकी आंखों में वही चमक थी, वही जिद थी। वो जानते थे कि अगर उन्हें अपने समाज को ऊपर उठाना है तो उन्हें पहले खुद को साबित करना होगा। इसी जिद और जुनून ने चंद्रशेखर को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने अपने समुदाय के लिए एक संगठन की नींव रखने का फैसला किया। यह फैसला उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यह सिर्फ एक संगठन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रांति का आगाज था जो दलित समाज को नई पहचान देने वाली थी। चंद्रशेखर ने देखा था कि उनके समुदाय के लोग सदियों से चुप हैं। उनके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं और उनके हक को कोई देने वाला नहीं। वो जानते थे कि अगर बदलाव लाना है तो उन्हें अपने लोगों को एकजुट करना होगा, उनकी आवाज को एक मंच देना होगा। इस संगठन का विचार उनके मन में तब आया जब वो अपने गांव और आसपास के इलाकों में घूमते और लोगों के दर्द को करीब से देखते। वो देखते कि कैसे एक दलित मां अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तरसती है, कैसे एक दलित युवा को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता और कैसे एक दलित बुजुर्ग को अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपमान सहना पड़ता। इन सब ने उनके मन में एक तूफान सा उठा दिया। वो सोचते, अगर हम चुप रहे तो यह अन्याय हमेशा चलता रहेगा। हमें बोलना होगा, लड़ना होगा और अपने हक को छीनना होगा। संगठन की नींव रखना आसान नहीं था। चंद्रशेखर के पास न तो पैसा था, न बड़ा नाम और न ही कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि। उनके पास था तो सिर्फ एक सपना और उस सपने को हकीकत में बदलने की जिद। उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों और समुदाय के युवाओं के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। उनके पास न तो कोई कार्यालय था, न ही कोई संसाधन। वो गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर योजनाएं बनाते, लोगों से मिलते और अपनी बात रखते। कई बार लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग हंसते, कुछ ताने मारते और कुछ कहते कि तुम जैसे लोग क्या बदलाव लाओगे। लेकिन चंद्रशेखर के मन में एक अटल विश्वास था। वो कहते, हमारी लड़ाई छोटी नहीं है, लेकिन हमारा हौसला उससे कहीं बड़ा है। उनकी यह बात धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरने लगी। संगठन का नाम उनके समुदाय की उस भावना को दर्शाता था जो सदियों से दबी थी, लेकिन अब जाग रही थी। यह नाम सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक नारा था, एक पुकार थी जो हर उस इंसान को बुला रही थी जिसे कभी सुना नहीं गया। चंद्रशेखर ने इस संगठन को एक ऐसा मंच बनाया जहां दलित युवा न सिर्फ अपने हक की बात करें, बल्कि उसे हासिल करने के लिए लड़ें। उन्होंने शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक न्याय को संगठन का मूल मंत्र बनाया। वो अपने समुदाय के युवाओं को समझाते कि पढ़ो, जागो और लड़ो। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नई जिंदगी का रास्ता था। उन्होंने अपने संगठन के जरिए स्कूलों में दलित बच्चों की मदद की, उन्हें किताबें दी और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। वो गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करते, उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से जोड़ते और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देते। संगठन के शुरुआती दिनों में चंद्रशेखर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके समुदाय के कुछ लोग ही उनकी बात को शक की नजर से देखते थे। वो कहते, इतने सालों से कुछ नहीं बदला, अब क्या होगा। कुछ लोग डरते थे कि इस लड़ाई में शामिल होने से उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। वो हर उस इंसान के पास जाते जो उनकी बात सुनने को तैयार था। वो रात रात जागकर योजनाएं बनाते, लोगों से मिलते और अपने संगठन को मजबूत करते। उनकी मेहनत रंग लाई।
और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे। पहले कुछ लोग, फिर दर्जनों और फिर सैकड़ों। उनकी सभाओं में भीड़ बढ़ने लगी। लोग उनकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने लगे। संगठन का असली प्रभाव तब दिखा जब उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू किया। चंद्रशेखर ने अपने संगठन के जरिए उन मुद्दों को उठाया जिन्हें मुख्यधारा की राजनीति ने हमेशा नजरअंदाज किया। वो दलितों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बोलते, उनके हक के लिए लड़ते और सिस्टम की खामियों को उजागर करते। उनकी हर सभा एक नई क्रांति का आगाज बनती। लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर अपने गांवों में लौटते और दूसरों को जागरूक करते। चंद्रशेखर की अगुवाई में संगठन ने न सिर्फ दलितों को एकजुट किया बल्कि अन्य हाशिए के समुदायों को भी अपने साथ जोड़ा। वो कहते थे, यह लड़ाई सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसे कभी सम्मान नहीं मिला। उनकी यह बात लोगों के दिलों में गहरे तक उतर गई। संगठन के गठन ने चंद्रशेखर को न सिर्फ एक नेता बनाया बल्कि एक ऐसी आवाज दी जो सत्ता के गलियारों को हिला सकती थी। लेकिन इस रास्ते में उन्हें कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। उनकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जेल की ठंडी दीवारों के बीच वो अपने संगठन के भविष्य के बारे में सोचते, अपने समुदाय के लिए नई योजनाएं बनाते। जेल से निकलने के बाद भी उनकी आंखों में वही जुनून था। वो अपने समुदाय को समझाते कि लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि मन और दिमाग में भी लड़ी जाती है। उन्होंने अपने संगठन को एक ऐसा ढांचा दिया जो उनके बिना भी चल सके। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी, महिलाओं को सशक्त बनाया और हर उस इंसान को अपने साथ जोड़ा जो बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था। संगठन के जरिए चंद्रशेखर ने न सिर्फ सामाजिक जागरूकता फैलाई बल्कि एक ऐसी शक्ति तैयार की जो राजनीति के मैदान में भी उतर सकती थी। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया तो उनका संगठन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। यह संगठन सिर्फ एक समूह नहीं था बल्कि एक परिवार था जो उनके हर कदम पर उनके साथ खड़ा था। उन्होंने अपने संगठन के जरिए एक ऐसी पार्टी बनाई जो सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि हर उस इंसान की बात करती थी जिसे हक से वंचित रखा गया था। इस पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके सपने का हिस्सा था, उनकी लड़ाई का सिपाही था। संसद तक का उनका सफर उनके संगठन की मेहनत और एकजुटता का नतीजा था। जब वो पहली बार संसद में कदम रखे तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि अपने संगठन की उस ताकत के प्रतीक थे जो लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद बनी। उनकी आवाज संसद में गूंजी तो ऐसा लगा जैसे सदियों से चुप रहा एक समुदाय आज बोल उठा हो। उन्होंने संसद में न सिर्फ दलितों के मुद्दे उठाए बल्कि अपने संगठन के उस दर्शन को सामने रखा जो सामाजिक न्याय और समानता की बात करता था। चंद्रशेखर की कहानी और उनके संगठन का गठन सिर्फ एक व्यक्ति की जीत की कहानी नहीं है। यह उस समाज की कहानी है जिसे हमेशा हाशिए पर रखा गया। यह उस जुनून की कहानी है जो मुश्किलों से हार नहीं मानता। यह उस सपने की कहानी है जो हर बार टूटकर भी फिर से जन्म लेता है। चंद्रशेखर ने अपने संगठन के जरिए न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए एक नया रास्ता बनाया। वो आज भी उसी जुनून के साथ लड़ रहे हैं, उसी आग के साथ बोल रहे हैं और उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। यह कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि चंद्रशेखर और उनके संगठन की लड़ाई अब भी जारी है और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हर इंसान को उसका हक नहीं मिल जाता। उनकी यात्रा जो एक छोटे से गांव की मिट्टी से शुरू होकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंची, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। लेकिन इस प्रेरणादायक सफर में एक नया तूफान तब उठा जब रोहिणी घावरी नामक एक महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी के वीडियो और स्क्रीनशॉट जो चंद्रशेखर के चरित्र पर सवाल उठाते हैं ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि उनकी राजनीतिक छवि को भी चर्चा का विषय बना दिया। सवाल यह उठता है कि क्या ये आरोप चंद्रशेखर की राजनीति के लिए खतरा है या यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है? क्या रोहिणी की बातों में सच्चाई है
या वह कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के इशारों पर काम कर रही है? इस सवाल का जवाब तलाशना आसान नहीं, क्योंकि इसमें भावनाएं, विश्वास और सत्ता की सियासत का एक जटिल जाल शामिल है। रोहिणी घावरी, जो स्वयं को इंदौर की एक पीएचडी स्कॉलर और वाल्मीकि समुदाय की बेटी बताती हैं, ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया है कि चंद्रशेखर ने न केवल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि कई अन्य लड़कियों की जिंदगी को भी प्रभावित किया। रोहिणी ने अपने दर्द को शब्दों और वीडियो के जरिए बयां किया, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर धोखाधड़ी और भावनात्मक शोषण का आरोप लगाया। उनके पोस्ट में एक गहरी पीड़ा और आक्रोश झलकता है, जो किसी भी इंसान के दिल को छू सकता है। वो कहती हैं कि उन्होंने चंद्रशेखर पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ दर्द और अपमान मिला। उनके इन शब्दों में एक ऐसी ताकत है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दर्द सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? चंद्रशेखर आजाद की राजनीति दलित समाज के उत्थान और सामाजिक न्याय पर आधारित है। उनके संगठन भीम आर्मी और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी ने न केवल दलितों को बल्कि हर उस समुदाय को एक मंच दिया जिसे समाज ने हाशिए पर रखा। उनकी आवाज में एक ऐसी आग है जो सत्ता के गलियारों को हिला देती है, लेकिन यही आग कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों ने बड़ी राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस और बीजेपी को असहज किया है। ऐसे में रोहिणी के आरोपों को कुछ लोग एक सियासी षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। भीम आर्मी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया है, जिसका मकसद चंद्रशेखर की छवि को धूमिल करना है। उनके समर्थकों का मानना है कि चंद्रशेखर की राजनीति, जो दलित और वंचित वर्गों के हक की बात करती है, बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती बन गई है। इसलिए ऐसे आरोपों के जरिए उनकी विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की जा रही है। रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो ने निश्चित रूप से एक तूफान खड़ा किया है। उनके द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट और वीडियो, जिनमें चंद्रशेखर के साथ उनकी कथित बातचीत का जिक्र है, ने लोगों के बीच चर्चा को जन्म दिया है। कुछ लोग रोहिणी के दर्द को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। वो मानते हैं कि एक महिला का इतना खुलकर सामने आना और अपनी बात रखना आसान नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला व्यक्ति एक बड़ा नेता हो। रोहिणी ने अपने पोस्ट में यह भी जिक्र किया कि उन्हें अपने बयानों के लिए हमले झेलने पड़े और कुछ लोग उन्हें बीजेपी या आरएसएस से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो सच बोल रही हैं तो उनके अपने समुदाय के लोग उनका साथ क्यों नहीं दे रहे। उनके इन शब्दों में एक गहरी निराशा और अकेलापन झलकता है, जो किसी के भी दिल को छू सकता है। लेकिन दूसरी ओर चंद्रशेखर के समर्थकों का कहना है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश है। उनके मुताबिक चंद्रशेखर की बढ़ती ताकत और उनकी पार्टी का प्रभाव बड़ी पार्टियों के लिए खतरा बन गया है। खासकर जब से चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट जीती, उनकी आवाज और मजबूत हुई है। ऐसे में उनके चरित्र पर सवाल उठाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि रोहिणी के आरोपों के पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है, जो चंद्रशेखर को कमजोर करना चाहती है। यह भी कहा गया कि अगर ये आरोप किसी अन्य जाति के नेता पर लगे होते तो शायद इसका ज्यादा हंगामा होता, लेकिन चूंकि चंद्रशेखर दलित समुदाय से हैं, इसलिए इसे उतना तूल नहीं दिया जा रहा। यह बात अपने आप में एक गहरी पीड़ा को दर्शाती है, जो दलित समाज के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर करती है। रोहिणी के आरोपों की सच्चाई को जांचे बिना कुछ कहना मुश्किल है। उनके पोस्ट और वीडियो में व्यक्तिगत दर्द और आक्रोश साफ दिखता है, लेकिन क्या यह दर्द सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। चंद्रशेखर ने इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे कुछ लोग उनकी चुप्पी को कमजोरी मान रहे हैं तो कुछ इसे उनकी गरिमा और धैर्य का प्रतीक मानते हैं। लेकिन यह सच है कि ऐसे आरोप किसी भी नेता की राजनीति के लिए चुनौती बन सकते हैं। चंद्रशेखर की राजनीति
जो दलित और वंचित वर्गों के हक की लड़ाई पर टिकी है, उनकी छवि पर बहुत हद तक निर्भर करती है। अगर जनता का विश्वास उनकी ईमानदारी और नैतिकता पर डगमगाया तो यह उनकी राजनीति के लिए बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि यह भी सच है कि भारतीय राजनीति में चरित्र हनन का हथियार पहले भी कई बार इस्तेमाल किया गया है। बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस और बीजेपी अक्सर अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए ऐसी रणनीतियों का सहारा लेती रही हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां एक छोटा सा वीडियो या पोस्ट लाखों लोगों तक मिनटों में पहुंच सकता है, ऐसे आरोप और भी खतरनाक हो जाते हैं। चंद्रशेखर के समर्थकों का मानना है कि रोहिणी के आरोप बिना सबूत के हैं और इन्हें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन रोहिणी का कहना है कि वो सिर्फ सच बोल रही हैं और उनका मकसद अपने साथ हुए अन्याय को उजागर करना है। उनके शब्दों में एक ऐसी ताकत है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन साथ ही यह कहानी सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की है। यह कहानी उस जुनून की है जो मुश्किलों से हार नहीं मानता। यह कहानी उस सपने की है जो हर बार टूटकर भी फिर से जन्म लेता है। चंद्रशेखर और उनके संगठन ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए एक नया रास्ता बनाया। वो आज भी उसी जुनून के साथ लड़ रहे हैं, उसी आग के साथ बोल रहे हैं और उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस उम्मीद पर रोहिणी के आरोप एक सवालिया निशान लगाते हैं। सच्चाई जो भी हो, यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो लाखों लोगों ने उनमें दिखाया है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई और इसका अंत तब तक नहीं होगा जब तक सच सामने नहीं आता। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।